एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार, और ऐसा अधिकार जो सामान्यतः वंचित वर्ग जो है, जिनके शोषण होने की संभावनाएं बनती है, उनको खासतौर से इसका लाभ मिलता है। आर्टिकल 23 और 24 दो आर्टिकल्स से इसका संबंध है, और दो आर्टिकल्स में देखिए कौन कौन से बातें की गई। एक आर्टिकल है अनुच्छेद 23, और आर्टिकल 23 कहता है मानव दुर्व्यापार बेगार और बलात् श्रम का निषेध। और आर्टिकल 24 क्या कहता है? आर्टिकल 24 कहता है बाल श्रम निषेध। ये दो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 23 और 24। विशेष तौर पे ध्यान रखें, आर्टिकल 23 में तीन शब्द ध्यान रखने हैं आपको, मानव दुर्व्यापार, बेगार और बलात् श्रम का निषेध, ये तीन दिए गए। जबकि आर्टिकल 24 में आपको बाल श्रम निषेध ध्यान रखना है। एक एक करके थोड़ा हम समझते हैं, वहां से आपकी पूरी बात ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। देखिए अनुच्छेद 23 को देखिए आप पहले। अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यापार, बेगार और बलात् श्रम के निषेध की जो बात की गई वो आर्टिकल 23(1) में की गई है। एक्चुअल में आर्टिकल 23 के दो क्लोज है, 23(1) और 23(2). 23(1) क्या कहता है उसको आप पहले समझिए। और 23(1) कहता है कि मानव दुर्व्यापार, बेगार और बलात् श्रम का निषेध, ये आर्टिकल 23(1) है। तीन शब्दावली आपको ध्यान रखनी है, मानव दुर्व्यापार, बेगार और बलात् श्रम। तीन। मानव दुर्व्यापार क्या है ये समझिए पहले, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। आर्टिकल 23(2) की बात हम आगे करेंगे। एक एक करके समझिए आप। मानव दुर्व्यापार का संबंध किससे है? मानव दुर्व्यापार का मतलब मानव का क्रय विक्रय, व्यक्ति का क्रय विक्रय, मानव को खरीदना और बेचना, उसको निषेधित किया गया कि व्यक्ति को खरीदा और बेचा नहीं जा सकता, क्योंकि व्यक्ति खरीदने और बेचने की चीज नहीं है। देखिए भारत में जो ये संभावनाएं व्यक्त की गई कि एक ऊपर का जो तबका है, ताकतवर वर्ग है, वो हो सकता है कि जो हीन वर्ग है, वंचित वर्ग है, कमजोर वर्ग है, उस तबके के लोगों को खरीदने और बेचने की प्रक्रिया में शामिल हो जाए। और ध्यान रखें ये बात, ये अधिकार, इसके उल्लंघन राज्य तो नहीं करेगा, राज्य द्वारा इसका उल्लंघन करने की संभावना नहीं है। असल में व्यक्ति को खतरा यहाँ राज्य से नहीं है वो खरीदेगा बेचेगा, यहाँ व्यक्ति को खतरा दूसरे लोगों से ही है, व्यक्ति से ही है। तो ये अधिकार दूसरे लोगों से व्यक्ति को बचाता है कि वो एक व्यक्ति को खरीद और बेच नहीं सकता है, खरीदने और बेचने पर प्रतिबंध लगाया गया। और जब आप मानव दुर्व्यापार की आप बात करते हैं तब मानव दुर्व्यापार के दायरे में व्यक्ति के खरीदने और बेचने की ही बात नहीं आती है, बल्कि व्यक्ति के तस्करी की भी बात आ जाती है। अब जब आप मानव के क्रय विक्रय की बात करते हैं, उसकी तस्करी की बात करते हैं, तो केवल तस्करी ही नहीं आती है, बल्कि मानव शरीर के अंगों को भी खरीद और बेच नहीं सकता है। पूरे मानव को खरीदने बेचने के साथ साथ मानवीय अंगों के खरीदने और बेचने पर भी प्रतिबंध लगता है। मानवीय अंगों का क्रय विक्रय भी इसमें शामिल है। मानवीय अंगों का भी क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता है। ध्यान रखें आप, न केवल व्यक्ति का, मानव का, बल्कि मानवीय अंगों का भी क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता। जैसे मान लीजिए ब्लड देना है, किसी व्यक्ति को खून की आवश्यकता है, उसमें कमी है खून की, तो वो खून को खरीद नहीं सकता है, डोनेट किया जा सकता है, खरीदा और बेचा नहीं जा सकता। किडनी की जरूरत है, खरीदी और बेची नहीं जा सकती, डोनेट की जा सकती है। मानव शरीर के अंगों को डोनेट किया जा सकता है, दान किया जा सकता है, खरीदा और बेचा नहीं जा सकता।
तो मानवीय अंगों का क्रय विक्रय भी मानव दुर्व्यापार के दायरे में ही आता है, उसमें ही शामिल है। ये भी आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, ठीक है। जब आप इसकी बात करते हैं तो देखिए विशेष रूप से लाभ किसको होता है। वैसे प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार प्राप्त है ये, लेकिन लाभ किसको होता है। जनरली हम हमारे सामाजिक ढांचे की बात करें तो भारतीय समाज की बात करें या किसी भी समाज की बात करें, मानव समाज की बात करें, तो किसके खरीदने और बेचने की संभावनाएं ज़्यादा है समाज में। तो आप जानते हैं ये महिलाओं के खरीदने और बेचने की संभावनाएं ज़्यादा है, क्योंकि महिलाओं को इस खरीदने और बेचने की प्रक्रिया में लेके वेश्यावृत्ति का काम उनसे करवाए जाने की संभावनाएं बनती है एक तो, और दूसरा बच्चों के खरीदने और बेचने की संभावनाएं ज़्यादा होती है, ताकि उनसे भिक्षावृत्ति का काम करवाया जा सके या फिर उनसे भी वेश्यावृत्ति के उस काम में धकेला जा सके, या फिर उनसे अन्य किसी प्रकार के घरेलू नौकर जैसे कार्य वगैरह उनमें उनको लिप्त किया जा सके, मतलब बाल नियोजन उनसे करवाया जा सके। तो महिलाओं और बच्चों के खरीदने और बेचने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए देख लीजिए तस्करी में महिलाओं और बच्चों की तस्करी की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। तो आर्टिकल 23 वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त अधिकार है, लेकिन इस अधिकार से महिलाओं और बच्चों के को एक तरीके से संरक्षण मिलता है विशेष तौर पे, क्योंकि उनके ऐसा होने की संभावनाएं, शिकार होने की संभावनाएं, वो इनमें पीड़ित ज़्यादा होते हैं, वो शिकार ज़्यादा होते हैं, उनकी संभावनाएं ज़्यादा बनती है, इसलिए एक तरीके से उनको संरक्षण मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। एक बात तो मानव दुर्व्यापार की। चलिए मानव दुर्व्यापार के दायरे में एक चीज़ और देख लीजिए आप, यहाँ पे आप आर्टिकल केवल मानव दुर्व्यापार ही नहीं बल्कि पूरे आर्टिकल की बात करेंगे बेगार और बलाश्रम के साथ मिला के, तो आप देखेंगे कि दास प्रथा शब्द का प्रयोग दास प्रथा का निवारण नहीं किया गया है, वैसे शब्दावली का यूज नहीं किया गया है, लेकिन जब आप तीनों शब्दों को मिला के देखते हैं तो दास प्रथा का अंत भी इसी में हो जाता है। अमेरिकी संविधान में तो दास प्रथा का साफ साफ तौर पे लिख के निवारण किया गया है, मूल संविधान में तो नहीं किया गया था, लेकिन 13वां संविधान संशोधन किया गया वहां पे 1864 में अमेरिकी संविधान में। अब्राहम लिंकन जिस समय राष्ट्रपति थे, तो अब्राहम लिंकन का एक बड़ा योगदान है इसमें, उन्होंने दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित करवाया, मौलिक अधिकार के रूप में एक तरीके से दास प्रथा का अंत किया, एक तरीके से वहां पे संविधान संशोधन करवाया, 13वां संविधान संशोधन 1864। भारत में दास प्रथा को तो साफ तौर पे स्पष्ट नहीं है, लेकिन दास प्रथा का भी एक तरीके से इसमें निषेध हो जाता है, ठीक है। चलिए बेगार को समझिए आप, बेगार क्या है। बेगार का मतलब है किसी व्यक्ति से बगैर मजदूरी दिए, बगैर वेतन दिए किसी से काम करवाना। भारतीय समाज में ये बहुत ज़्यादा व्याप्त था पहले, कि किसी व्यक्ति से बगैर पैसे दिए ही काम करवाया जाता था। आर्टिकल 23 में बेगार प्रथा को निषेधित कर दिया गया, किसी व्यक्ति से उस बगैर मजदूरी दिए, बगैर वेतन दिए, बिना मजदूरी के, बिना वेतन के काम नहीं करवाया जा सकता, ये इसको निषेधित कर दिया गया। अगर किसी से काम करवाना तो पैसे देने ही पड़ेंगे, वेतन देना ही पड़ेगा। तो बेगार प्रथा का अंत इसमें किया गया। बेगार प्रथा हमारे यहां खूब ज्यादा प्रचलित थी, उसका अंत कर दिया गया, समझ रहे हैं आप। और एक और रूप में आप देखें, बलात्श्रम की आप बात करें, बलात्श्रम का भी निषेध किया गया। और बलात्श्रम के निषेध की आप बात करें तो बलात्श्रम का मतलब जबरदस्ती कार्य करवाना, बिना इच्छा के, बिना सहमति के कार्य करवाना, किसी व्यक्ति से बिना सहमति के बजाय ज्यादा अच्छा यह है कि उसके इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाना। उसकी सहमति नहीं है, उसमें इच्छा नहीं है, उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाना, वो कार्य नहीं करना चाहता वो, लेकिन किसी व्यक्ति से उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाना बलात्श्रम कहलाता। बलात् मतलब जबरदस्ती, श्रम मतलब काम करवाना, तो जबरदस्ती श्रम नहीं करवाया जा सकता। अच्छा, आप कहें कि मैं तो बेगार नहीं करवा रहा हूं, पैसे दे रहा हूं, तो आप किसी व्यक्ति को बगैर पैसे दिए तो काम करवा ही नहीं सकते, लेकिन पैसे देकर भी किसी व्यक्ति से जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते। पैसे देकर भी तभी करवा सकते हो जब उसकी इच्छा है काम करने की, वरना वो नहीं करेगा काम। तो इसका मतलब कोई व्यक्ति आपसे वेतन लेना चाह रहा ही नहीं, रही काम करवाना ही नहीं चाह रहा है, तो आप काम नहीं करवा सकते। तो बिना इच्छा के काम आप नहीं करवा सकते। बेगार
प्रथा का अंत करने के साथ साथ बलात्श्रम का भी निषेध किया गया। इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं करवाया जा सकता। ठीक है। अब बलात्श्रम का मतलब, कोई व्यक्ति मान लीजिए कहे कि मैं आपसे न तो पैसे ले रहा हूं न मैं काम करूंगा, तो नहीं करे, कोई दिक्कत नहीं। तो बगैर इच्छा के जबरदस्ती श्रम है उसका निषेध किया गया, ये बलात्श्रम है। अब आप 23(2) को जरूर समझिए, आप साथ में ही 23(2) कहता है, और 23(2) इसी बलात्श्रम का जो निषेध किया गया है उसके थोड़ा सा अलग बात कहता है कि इस उपबंध में दिए गए उपबंध जो बातें की गई है, इसके बावजूद भी राज्य किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए, क्या कहा गया कि राज्य किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए, सार्वजनिक प्रयोजन का मतलब किसी का निजी प्रयोजन नहीं होगा, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अनिवार्य सेवा का प्रावधान कर सकता है। अनिवार्य सेवा का मतलब वहां सेवा देना अनिवार्य होगा, चाहे आपकी इच्छा है चाहे नहीं है। सार्वजनिक प्रयोजन का मतलब किसी निजी हित के लिए नहीं, बल्कि सार्वजनिक, पूरी देश के हित में या समाज के हित में, सार्वजनिक हित में, सार्वजनिक प्रयोजन से अनिवार्य सेवा का प्रावधान कर सकेगा। लेकिन जो इस तरीके से अनिवार्य सेवा का प्रावधान होगा, उस अनिवार्य सेवा में इन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनिवार्य सेवा में जो भर्ती की जाएगी उसमें किसी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, मूलवंश पहले है, मूलवंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, और वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यहाँ 4 शब्द हैं। ये जो जबरदस्ती काम आप बलात्श्रम की बात कर रहे हैं, तो 23(2) कह रहा है कि राज्य सार्वजनिक प्रयोजन के लिए यदि अनिवार्य सेवा का प्रावधान करे तो वो जो अधिकार 23(1) के तहत वो उसे निवारित नहीं करेगी, वो उसके विरोध में नहीं है, फिर वो ऐसा कर सकता है। लेकिन ऐसा सार्वजनिक से अनिवार्य सेवा में जो नियुक्ति की जाएगी, भर्ती की जाएगी, उसमें किसी धर्म, केवल धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब इन 4 के अलावा अन्य आधारों पर भेदभाव किया जा सकता है। केवल शब्द यूज किया गया है, केवल इन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, इनके अलावा अन्य आधारों पर भेदभाव किया जा सकता है। तो यहाँ देखिए 4 शब्द कौन कौन से, धर्म, मूलवंश, जाति और वर्ग। जब आप आर्टिकल 15 पढ़ते हैं तब आपके धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान। जब आर्टिकल 16(2) पढ़ते हैं तब आपके धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, फिर आपके उद्भव, फिर निवास, जन्मस्थान और फिर निवास, ये 7 आधार हैं। आर्टिकल 23 में अनिवार्य सेवा में भेदभाव नहीं करने के धर्म, मूलवंश, जाति और वर्ग, ये 4 आधार हैं। इन आधारों पर भेदभाव नहीं होगा। ये आर्टिकल 23 है। मानव दुर्व्यापार, बेगार और बलात्श्रम का निषेध 23(1) में। 23(2) में सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अनिवार्य सेवा का प्रावधान किया जाएगा, जिसमें इन 4 आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है। फिर देखिए अनुच्छेद 24 और आर्टिकल 24 क्या कहता है। यह कहता है बाल श्रम निषेध। और बाल श्रम निषेध में क्या कहता है, पूरी लाइन में लिख रहा हूं। यह कहता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों को, इसमें क्या कहा गया, राज्य नहीं कहा गया, बल्कि 14 वर्ष से, 6 से 14 भी नहीं है, ध्यान रखना, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खदानों तथा संकट भरे कार्यों या जोखिम भरे कार्यों, हैजार्डस जो वर्क्स हैं, जोखिम भरे कार्यों में नियोजित नहीं किया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट वहां नहीं दिया जाएगा।
कहाँ कहाँ उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जाएगा? 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों को। तो देखिए पहली बात तो ये अधिकार केवल किसको प्राप्त है? जो 14 वर्ष से कम है। एक बात तो ये ध्यान रखें, आर्टिकल 24 उन लोगों को प्राप्त है जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, 14 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को प्राप्त नहीं है। ठीक है, फिर एक बात तो ये हुई 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को ये अधिकार प्राप्त है। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि ये अधिकार 14 वर्ष से आयु वर्ग के बच्चों को भी 3 कामों में से बचाता है। मतलब इन 3 के अलावा और काम कर सकते हैं। कौन कौन से? पहला तो वो है कौन सा? कारखानों में काम नहीं कर सकते, उनको नौकरी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा। दूसरा खदानों में, खदान मतलब माइंस। और तीसरा जोखिम भरे कार्यों में, रिस्क की जो काम है जिनमें जान का खतरा रहता है उनमें उनको नियोजित नहीं किया जाएगा। अब कारखाने और खदान तो स्पष्ट है, ये तो पहचान में आते हैं, लेकिन जोखिम भरे कार्य क्या है ये स्पष्ट नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग मवाद में और फिर बाद में कई कानून जो बने उनमें जोखिम भरे कार्य को परिभाषित किया गया कि ये कार्य जोखिम भरे कार्य हैं, तो इन कामों में बच्चों को नियोजित नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों को इनमें नियोजित नहीं किया जाएगा। जो बच्चा 14 वर्ष से ज़्यादा का है वो इन कामों में नियोजित हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों को अधिकार प्राप्त है। इस दिशा में जैसे एक कानून है बाल नियोजन अधिनियम 1938, उसमें जोखिम भरे कार्यों को परिभाषित किया गया, लेकिन उसमें भवन निर्माण का कार्य जोखिम भरे कार्य में शामिल नहीं था। तो कोर्ट में केस आया एक, और उस कोर्ट में केस में पीपुल्स यूनियन केस था। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भवन निर्माण का कार्य जोखिम भरा कार्य है, चाहे वो उस बाल नियोजन अधिनियम 1938 में उसका जिक्र नहीं है, लेकिन वो जोखिम भरा कार्य है, और चूंकि वो जोखिम भरा कार्य है इसलिए उसमें उसका बच्चों को नियोजित नहीं किया जा सकता। तो भवन निर्माण के कार्य को जोखिम भरे कार्य में शामिल किया। ठीक है, कारखाना अधिनियम ऐसे ही इस दिशा में कानून बनाए संसद ने, और इस दिशा में कानून बनाकर बाल श्रम को उसमें और शामिल किया गया। कौन कौन से कार्य बाल श्रम के दायरे में आएंगे वो उसमें है। फिर बाल श्रम अधिनियम 1986, ये कई कानून बने, इन कानूनों को बनाकर इसको और ज़्यादा परिभाषित किया गया और उसके लिए दंड का निर्धारण इसमें किया गया कि अगर ऐसा बाल श्रम का कोई केस पाया गया तो उसको क्या दंड मिलेगा। तो आर्टिकल 24 बाल श्रम को निषेधित करता है। 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों को अधिकार प्राप्त है कारखाने, खदाने और आपके जोखिम भरे कार्य। ठीक है, तो आर्टिकल 23 और 24 आज हमने पढ़ा इस क्लास में। आप इसको भी थोड़ा सा और समझ लीजिए और ढंग से इनको पढ़ें, अच्छे तरीके से इनको समझें। और मूल अधिकार चूँकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, तो थोड़ा 23(2) को भी थोड़ा ध्यान से पढ़ना आप, जो कि अनिवार्य सेवा सार्वजनिक प्रयोजन के लिए प्रावधान करता है। उनमें से भी प्रश्न आने की संभावनाएं आजकल एग्जाम्स में बनती हैं, विशेष तौर पे ध्यान रखें। तो चलिए अगले क्लास में हम धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को पढ़ेंगे, समझेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में।